नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम और आप मिलकर करते हैं उन खबरों की बात जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। और जब हम देश से सरोकार रखने वाली खबरों की बात करते हैं तो उसमें छिपी होती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना। तो इसी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आज जिस पहली खबर की चर्चा जनमत में होने वाली है वो इस मायने में बहुत विशेष है कि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी रहा, उस तनाव का जो असर है वैश्विक रूप पर पड़ रहा था और लगातार भारत ये कह रहा था कि संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश की जाए। तो देखिए, एक समाधान निकालने की कोशिश की जो शुरुआत होती है वो हो चुकी है। दरअसल मध्य पूर्व में कई दिनों से जारी तनाव के बाद अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आया है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए अस्थायी समझौते, समझिएगा स्थायी नहीं, अस्थायी समझौता जो 60 दिनों का है, अस्थायी समझौते के बाद दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल दिया गया है। अमेरिकी सेना ने ओमान की खाड़ी क्षेत्र से अपनी नाकेबंदी समाप्त कर ली है। वहीं ईरान ने भी जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दे दी है। लेकिन इस समझौते के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस टकराव में पीछे कौन हटा? क्या अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली या फिर ईरान ने दबाव के आगे नरमी दिखाई? दोनों देशों की ओर से जारी बयान अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि वास्तविक तस्वीर अब भी पूरी तरह साफ नहीं है। दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ओमान और पारस की खाड़ी के बीच स्थित ये जलडमरू मध्य दुनिया के लगभग 20% कच्चे तेल और बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति का मुख्य मार्ग है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी विस्तार से बताया है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत और कतर जैसे प्रमुख तेल उत्पादक देश इसी रास्ते से वैश्विक बाजारों तक अपनी ऊर्जा पहुंचाते हैं। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े आयातक देश भी इस मार्ग पर काफी हद तक निर्भर है। तनाव के दौरान इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। युद्ध से पहले जहां प्रतिदिन 100 से 130 जहाज इस रास्ते से होकर गुजरा करते थे, वहीं समझौते के बाद भी आवाजाही सामान्य स्तर पर नहीं लौट पाई है। उपलब्ध आंकड़े ये कह रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में केवल 25 जहाजों ने ही इस मार्ग का उपयोग किया है। ये दर्शाता है कि समुद्री व्यापार जगत अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। इसके पीछे दो प्रमुख कारण बताए जा रहे हैं। पहला, समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता। रिपोर्ट्स के अनुसार जलडमरू मध्य के कुछ हिस्सों में अब भी समुद्री माइंस मौजूद होने की आशंका है। जहाज मालिक किसी भी तरह का जोखिम लेने को तैयार नहीं है। दूसरा बड़ा कारण टोल और परिचालन नियमों को लेकर बनी अनिश्चितता है। ईरान इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने के संकेत दे चुका है, जबकि अमेरिका की ओर से इस मुद्दे पर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है। और यही वजह है कि समझौते के बावजूद वैश्विक शिपिंग कंपनियां और बीमा कंपनियां स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम को केवल सैन्य नजरिए से नहीं देखा जा सकता। अमेरिका का लक्ष्य क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखना था। दूसरी ओर ईरान ये संदेश देना चाहता था कि फारस की खाड़ी और होर्मुज क्षेत्र में उसकी रणनीतिक भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दोनों पक्षों ने अपने अपने घरेलू दर्शकों के सामने इसे अपनी सफलता के रूप में पेश करने की कोशिश की है। अमेरिका यह दावा कर सकता है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग को खुलवाने में सफलता हासिल की, जबकि ईरान का ये कहना है, ईरान ये कह सकता है कि बिना पूर्ण सैन्य टकराव के उसने अपनी शर्तों, अपने प्रभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया। यही कारण है कि किसने सरेंडर किया वाला जो सवाल है उतना सरल दिखाई नहीं देता है। जितना दिखाई देता है वो उतना है नहीं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अक्सर समझौते किसी एक पक्ष की पूर्ण जीत
या हार नहीं होते, बल्कि दोनों पक्ष अपने अपने हितों को बचाने का प्रयास करते हैं, यानी एक संतुलन बनाने की कोशिश की जाती है। वर्तमान स्थिति में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आती है। हालांकि असली परीक्षा तो अभी बाकी है। यदि आने वाले दिनों में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो जाती है, ऊर्जा बाजार स्थिर रहने लगते हैं और क्षेत्र में सैन्य तनाव कम होता है, तो इसे एक सफल कूटनीतिक समाधान माना जा सकता है। लेकिन यदि सुरक्षा चिंताएं बनी रहती है, टोल को लेकर विवाद बढ़ता है या फिर नए सैन्य घटनाक्रम सामने आते हैं, तो ये संघर्ष किसी भी समय दोबारा भड़क सकता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि होर्मुज खुल गया है, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन की यह कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। दुनिया की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि इस अस्थायी शांति के पीछे वास्तविक विजेता कौन है और क्या यह समझौता स्थायी स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर मध्य पूर्व एक नए तनाव की ओर आगे बढ़ रहा है। तो मध्य पूर्व में कई दिनों से जारी तनाव, सैन्य बयानबाजी और वैश्विक चिंता के बीच अब ईरान और अमेरिका के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर तो हो चुके हैं। लेकिन समझौते के बाद जिस तरह से दोनों देशों के नेताओं के बयान सामने आए हैं, उसने ये साफ कर दिया है कि युद्ध विराम भले ही हो गया हो, लेकिन राजनीतिक और कूटनीतिक जंग अभी खत्म नहीं हुई है और ये युद्ध विराम है, पूर्ण विराम नहीं है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो कूटनीतिक जो तस्वीर है वो अभी खत्म नहीं हुई है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का यह दावा है कि समझौते के लिए अमेरिका अधिक उत्सुक था और वॉशिंगटन ने इसे हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की। समझौते के बाद अपने पहले सार्वजनिक बयान में मुस्तफा खामनेई ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने इस समझौते का विरोध किया था। उनका मानना था कि अमेरिका पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें यह भरोसा दिलाया कि समझौते में ईरान और रेजिस्टेंस फ्रंट के हितों की रक्षा की गई है, यानी जो IRGC है उसकी रक्षा की गई है। इसके बाद उन्होंने समझौते को मंजूरी दी। खामनेई के इस बयान को केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे ईरान की घरेलू राजनीति और शक्ति संतुलन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ईरान के भीतर यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि समझौता किसी दबाव या मजबूरी में नहीं किया गया, बल्कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख कर किया गया है। ये तो हुई ईरान की बात, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अमेरिका का क्या हाल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका शांति के लिए प्रतिबद्ध है और मध्य पूर्व में स्थिरता लाना ही उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने यह दावा किया कि तेल की कीमतों में गिरावट और वैश्विक शेयर बाजारों में तेजी इस समझौते की सफलता का संकेत है। ट्रंप ने उन खबरों को भी खारिज कर दिया जिसमें दावा किया जा रहा था कि अमेरिका ईरान को $300 अरब का भुगतान करने जा रहा है। उन्होंने इसे फेक न्यूज और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बताते हुए कहा कि अमेरिका ने कोई आर्थिक रियायत नहीं दी है। ट्रंप का संदेश साफ था, अमेरिका ने बिना झुके अपने रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं और यही वो बिंदु है जहां ये पूरा घटनाक्रम काफी दिलचस्प हो जाता है। दोनों देश अपने अपने नागरिकों, अपने अपने समर्थकों के सामने खुद को विजेता प्रमाणित करने में जुटे हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका समझौते के लिए बेताब था, जबकि अमेरिका कह रहा है कि उसने अपनी शर्तों पर शांति स्थापित की। इस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण पहलू परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने सांसदों को दी गई एक गोपनीय ब्रीफिंग में बताया
कि ईरान अपनी परमाणु गतिविधियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय निगरानी स्वीकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएगा। जानकारी के अनुसार ईरान संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था को अपनी कुछ परमाणु साइट्स के निरीक्षण की भी अनुमति दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये अमेरिका के लिए बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि वर्षों से वॉशिंगटन की यही मांग रही है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को लेकर अधिक पारदर्शिता दिखाए। दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी सद्भावना और आत्मविश्वास का प्रतीक बनाने की कोशिश करेगा। विश्लेषकों का मानना है कि समझौते के पीछे केवल परमाणु कार्यक्रम ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था भी एक बड़ा कारण है। हाल ही के तनाव के दौरान तेल बाजार में भारी उथल-पुथल देखी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव के कारण दुनिया भर की ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा पैदा हुआ, जिसको हमने देखा भी। तेल कीमतों में संभावित उछाल से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता था और यही वजह है कि अमेरिका, यूरोप, चीन और खाड़ी देशों सहित दुनिया की बड़ी ताकतें किसी न किसी रूप में तनाव कम करने की कोशिश कर रही थी। समझौते के बाद तेल बाजार में राहत दिखाई दी है। निवेशकों का भरोसा है कुछ हद तक लौट भी आया है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल तो अभी भी वही है कि क्या ये वास्तव में शांति की शुरुआत है या केवल एक अस्थायी विराम। इतिहास ये बताता है कि अमेरिका और ईरान के बीच अविश्वास की खाई बहुत गहरी है। दोनों देशों के बीच दशकों से प्रतिबंध, परमाणु विवाद, क्षेत्रीय संघर्ष और राजनीतिक टकराव जारी रहे हैं और ऐसे में केवल एक समझौता ज्ञापन से सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा मानना जल्दबाजी ही होगी। फिलहाल दोनों देश अपने अपने तरीके से जीत का दावा कर रहे हैं। ईरान अपने समर्थकों को बता रहा है कि उसने दबाव के आगे घुटने नहीं टेके, वहीं अमेरिका इसे अपनी कूटनीतिक और रणनीतिक सफलता बता रहा है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर असली कहानी आधिकारिक बयानों के पीछे ही छिपी होती है। संभव है कि यह समझौता किसी एक पक्ष की जीत नहीं बल्कि दोनों पक्षों की जरूरतों का भी परिणाम हो सकता है। अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता चाहता था, जबकि ईरान आर्थिक और सामरिक दबाव को कम करना चाहता था और इसलिए फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कौन जीता कौन हारा। लेकिन इतना जरूर है कि युद्ध की आशंकाओं के बीच हुआ ये समझौता दुनिया को राहत देने वाला जरूर प्रमाणित हुआ है। अब निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या यह समझौता स्थायी शांति की नींव बनेगा या फिर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच टकराव का नया अध्याय शुरू होगा। अमेरिका और ईरान ने शांति स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर तो कर दिए हैं। अस्थायी अभी से कहा जा रहा है और इसी अस्थायी को स्थायी बनाने के लिए प्रयास दोनों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच इजराइल की भूमिका, इजराइल की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। मध्य पूर्व एक बार फिर वैश्विक राजनीति का केंद्र बन गया है। एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच लंबे तनाव के बाद समझौता ज्ञापन पर सहमति बनने की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अचानक भड़की भीषण लड़ाई के बाद युद्ध विराम को दोबारा लागू करने पर सहमति बनी है। इन घटनाक्रमों ने यह संकेत जरूर दिया है कि क्षेत्र में तत्काल तनाव कम करने की कोशिशें जारी है, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि शांति का रास्ता अभी आसान नहीं है। जानकारी ये कह रही है कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित वार्ता अंतिम समय में टल गई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष है। क्षेत्रीय सूत्रों के अनुसार ईरानी अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान में लड़ाई नहीं रुकती, तब तक किसी भी बड़े राजनीतिक संवाद को आगे बढ़ाना मुश्किल होगा। इस बीच इजरायली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी जवाबी कार्रवाई की। संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा और क्षेत्र में बड़े युद्ध की आशंका बढ़ गई। यही वो क्षण था, यही वो पल था जब अमेरिका, कतर और ईरान पर्दे के पीछे सक्रिय हुए। बताया जा रहा है कि कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, जबकि अमेरिका और ईरान ने
अपने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दोनों पक्षों को युद्ध विराम पर राजी करने की कोशिश की। आखिरकार इजराइल और हिजबुल्लाह ने संघर्ष रोकने पर सहमति जताई। हालांकि ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ होगा, इस पर अभी सवाल बने हुए हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच दरअसल ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे पूरे क्षेत्र की जटिल भू राजनीति काम करती है। हिजबुल्लाह को लंबे समय से ईरान का सबसे प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी माना जाता है और वहीं इजराइल हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक मानता है। और ऐसे में जब भी दोनों के बीच संघर्ष बढ़ता है, उसका असर सीधे ईरान अमेरिका संबंधों पर और पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ता है। यही कारण है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को केवल द्विपक्षीय समझौता नहीं माना जा रहा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस समझौते का उद्देश्य क्षेत्र में व्यापक तनाव को कम करना और उन मोर्चों पर भी शांति स्थापित करना है जहां वर्षों से संघर्ष जारी है। दिलचस्प बात तो यह है कि ईरान और अमेरिका दोनों इस समझौते को अपनी अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया भी। ईरान का कहना है कि उसने अपने राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय सहयोगियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया। वहीं अमेरिका का दावा है कि उसकी कूटनीतिक पहल ने क्षेत्र को बड़े युद्ध से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम सबसे संवेदनशील कड़ी माना जा रहा है, क्योंकि ये वही मोर्चा है जहां किसी भी समय हालात फिर बिगड़ सकते हैं। दोनों पक्षों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव लगातार बना रहता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ये युद्ध विराम लंबे समय तक कायम रहता है तो इसका सीधा लाभ ईरान अमेरिका समझौते को मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच भरोसे का माहौल बन सकता है और परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर आगे बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है। दूसरी ओर यदि युद्ध विराम टूटता है तो सबसे पहले असर अमेरिका और ईरान के बीच बनी नई समझ पर पड़ेगा। इससे न केवल कूटनीतिक प्रक्रिया बाधित होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का नया दौर शुरू हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। मध्य पूर्व दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है। क्षेत्र में किसी भी बड़े सैन्य संघर्ष का असर तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। हाल के तनाव के दौरान भी ऊर्जा बाजारों में अनिश्चितता देखी गई थी। युद्ध विराम और कूटनीतिक प्रयासों के बाद बाजारों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन निवेशक अब भी सतर्क है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये वास्तव में शांति की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर केवल एक अस्थायी विराम है, क्योंकि इतिहास बताता है कि मध्य पूर्व में कई बार युद्ध विराम हुए लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला और इसलिए मौजूदा समझौते और युद्ध विराम को अंतिम समाधान के बजाय एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीर यह है कि ईरान के बीच संवाद, अमेरिका और ईरान के बीच संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर इजराइल और हिजबुल्लाह ने भी हथियारों को कुछ समय के लिए शांत करने पर सहमति बना ली है। लेकिन असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी। यदि कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं, युद्ध विराम कायम रहता है और क्षेत्रीय शक्तियां संयम बरतती हैं, तो ये मध्य पूर्व में स्थिरता की दिशा में बढ़ता कदम साबित हो सकता है। लेकिन यदि किसी भी मोर्चे पर संघर्ष फिर भड़कता है तो वर्तमान शांति प्रयासों पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। दुनिया की निगाहें अब मध्य पूर्व पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि युद्ध रुका है या नहीं, ये है कि क्या ये शांति टिकेगी भी या नहीं। आने वाले दिन तय करेंगे कि ये समझौता और युद्ध विराम इतिहास में शांति के नए अध्याय के रूप में दर्ज होगा या फिर एक और अस्थायी विराम बनकर ही रह जाएगा। लेबनान से आई तस्वीर की कर लेते हैं। लेबनान से तस्वीर एक बार फिर मध्य पूर्व में बढ़ते युद्ध के खतरे की ओर संकेत दे रही है। दक्षिणी लेबनान के कफर तेबनित गांव में
हिजबुल्लाह के हमलों ने इजराइल को बड़ा झटका दिया है। हालांकि इजराइल लगातार सैन्य कार्रवाई कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के ड्रोन और मिसाइल हमले इजरायली सेना के लिए नई चुनौती बनते जा रहे हैं। लेबनान के दक्षिणी क्षेत्र कफर तेब्रित गांव से बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिजबुल्लाह के लगातार हमलों ने इजरायली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली सेना यानी आईडीएफ के अनुसार हिजबुल्लाह द्वारा किए गए ड्रोन हमले में 5 इजरायली सैनिकों के घायल होने की खबर है, जिनमें एक सैनिक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही घंटे पहले इसी इलाके में इजरायली सेना ने एक टैंक को निशाना बनाया था, जिसमें एक वरिष्ठ कमांडर समेत 4 सैनिकों की मौत हो गई थी। ताजा हमले की अगर बात की जाए तो आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह ने विस्फोटकों से लैस ड्रोन का इस्तेमाल कर कमांडो ब्रिगेड के जवानों को निशाना बनाया। हमले में एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 3 अन्य सैनिकों को मध्यम चोटें आई हैं। एक गैर कमीशन्ड अधिकारी को मामूली चोट लगी है। यह हमला दिखाता है कि हिजबुल्लाह अब केवल रॉकेट और मिसाइलों तक सीमित नहीं है, बल्कि आधुनिक ड्रोन युद्ध क्षमता का भी प्रभावी उपयोग कर रहा है। इन हमलों के बाद इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कई ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की है। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। इससे साफ है कि सीमा पर संघर्ष लगातार और अधिक घातक होता जा रहा है। और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि इजरायली सेना को लेबनान से वापस नहीं बुलाया जाएगा। उनका कहना है कि जब तक हिजबुल्लाह से उत्पन्न खतरा पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सैनिक वहां डटे रहेंगे, तैनात रहेंगे। यह बयान संकेत देता है कि इजराइल फिलहाल किसी भी प्रकार की सैन्य नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने 4 सैनिकों की मौत के बाद बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इजरायली नागरिकों और सैनिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और हिजबुल्लाह के खिलाफ और अधिक कठोर कार्रवाई की जरूरत है। कुल मिलाकर लेबनान सीमा पर बढ़ते हमले और जवाबी कार्रवाई का ये संकेत दे रहे हैं कि क्षेत्र में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले जहां इजराइल की सैन्य रणनीति को चुनौती दे रहे हैं, वह इजराइल का आक्रामक रुख इस संघर्ष को और व्यापक बना सकता है। ऐसे में मध्य पूर्व में स्थिरता की उम्मीद फिलहाल दूर दिखाई दे रही है। इधर इजराइल रुकने को तैयार नहीं है और उधर पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिससे उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। दरअसल पाकिस्तान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहा है। क्या अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के जरिए इस्लामाबाद को केवल एक अस्थायी मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और फिर किनारे कर दिया? और क्या इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति को मजबूती प्रदान की? इन सवालों पर चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर उस तरीके से हुए जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो इस समझौते का प्रमुख मध्यस्थ बनकर दुनिया के सामने अपनी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख असीम मुनीर इस उपलब्धि को घरेलू राजनीति में भी भुनाने की तैयारी कर चुके थे। लेकिन देखिए, घटनाक्रम ने ले लिया, अचानक करवट पैदा हुई। समझौते पर स्विट्जरलैंड में सार्वजनिक मंच के बजाय G7 बैठक के दौरान पेरिस में ही हस्ताक्षर हो गए और पाकिस्तान पूरी प्रक्रिया से लगभग बाहर दिखाई दिया। और यही वजह है कि पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि जिस मध्यस्थता का इतना प्रचार किया गया, उसमें अंतिम क्षणों में, अंतिम पलों में इस्लामाबाद की भूमिका आखिर कहां गायब हो गई?
दिलचस्प बात यह है कि इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि पाकिस्तान की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और दुनिया उसके प्रयासों की सराहना कर रही है। उन्होंने यहां तक कह डाला कि कई बड़े देश भी वो सम्मान हासिल नहीं कर सके जो पाकिस्तान को मिला। हालांकि आलोचक पूछ रहे हैं कि यदि पाकिस्तान की भूमिका इतनी निर्णायक थी तो अंतिम समझौते में उसकी मौजूदगी क्यों नहीं दिखाई दी। दूसरी तरफ अमेरिका ने अपने रणनीतिक हितों के अनुसार कतर जैसे देशों के साथ भी समानांतर संवाद जारी रखा और जरूरत पड़ने पर उसी चैनल को प्राथमिकता दी। इससे यह संदेश गया कि वॉशिंगटन किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय बहुस्तरीय कूटनीति अपनाता है और यही वजह है कि पाकिस्तान की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। भारत के संदर्भ में भी यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुछ समय पहले तक विपक्ष और कई विश्लेषक ये सवाल उठा रहे थे कि देखा क्या भारत पश्चिम एशिया की कूटनीतिक प्रक्रिया से दूर होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक प्रशंसा और भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर जोर देने के बाद ये बहस नया मोड़ ले चुकी है। भारत लगातार संतुलित विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री मार्गों की सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर फोकस करता रहा है, जिसका असर उसकी वैश्विक स्वीकार्यता पर भी दिखाई देती है। इस पूरे घटनाक्रम का एक बड़ा संदेश ये भी है कि आज की वैश्विक राजनीति में केवल मध्यस्थ बनने का दावा ही पर्याप्त नहीं होता। असली ताकत भरोसे, निरंतर संवाद, आर्थिक क्षमता और रणनीतिक स्थिरता में होती है। अमेरिका, भारत, कतर और पश्चिम एशिया के अन्य देशों के बीच बदलते समीकरण यही संकेत दे रहे हैं कि भविष्य की कूटनीति बहुपक्षीय और हित आधारित होगी। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या शहबाज शरीफ का संसद में दिया गया बयान घरेलू राजनीतिक संदेश भर था या वास्तव में पाकिस्तान अपनी विदेश नीति की किसी बड़ी सफलता का दावा कर सकता है। क्या ट्रंप द्वारा पीएम मोदी की प्रशंसा और भारत अमेरिका संबंधों की मजबूती दक्षिण एशिया की नई रणनीतिक तस्वीर पेश करती है? और क्या पाकिस्तान को अपनी विदेश नीति की प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है? पाकिस्तान के आईने पर लगी हुई धूल उसे साफ करनी होगी और सच्चाई स्वीकारनी होगी। इधर इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मेलोनी ने उनके साथ फोटो खिंचवाने का अनुरोध किया था। मेलोनी ने इस दावे को गलत और निराधार बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप से G7 सम्मेलन में मेलोनी के साथ उनकी बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि इटली की प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत और फोटो खिंचवाने की इच्छुक थी। ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने मेलोनी के अनुरोध पर उनके साथ समय बिताया। ट्रंप के इस बयान के बाद इटली की प्रधानमंत्री की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। मेलोनी ने यह कहा कि इटली एक सम्मानित राष्ट्र है और किसी भी देश या नेता के सामने गिड़गिड़ाने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ट्रंप के बयान को अनुचित और अपमानजनक बताया। इस विवाद की पृष्ठभूमि में G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप और मेलोनी के बीच हुई बातचीत का एक वीडियो भी चर्चा में रहा, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। हालांकि वीडियो में हुई बातचीत की आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों नेताओं के बीच संबंधों को लेकर पिछले कुछ समय से अलग अलग तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं। हालांकि दोनों देशों के आधिकारिक संबंधों पर इस बयानबाजी का कोई तत्काल प्रभाव दिखाई नहीं दिया। फिलहाल ट्रंप और मेलोनी के बयानों को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा जारी है। दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे किए गए हैं, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है।
और चलिए इसी के साथ जनमत के आज के सफर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।